हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉम का यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग जो टर्म है ना, तुमने बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, तुम कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज टर्म बहुत सुनी है। अब ऑर्गेनाइजिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है, देखो। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि खुद से देखना कि क्या क्या चीजें तुम्हें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, कौन कौन सी अथॉरिटीज आएंगी, किस तरीके से लोगों को काम देंगे, ये सारी जो चीजें होती है, ये सब इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना, इसी को ऑर्गेनाइजिंग करना बोल रहे हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके से मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। ऑर्गेनाइज, अगर तुम्हें कोई इवेंट करो तो तुम मैनेज करोगे सब कुछ, है ना। तो उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया लोगों को काम देना, आइडेंटिफाई करना, कोई कौन से इंसान क्या काम करेगा, क्या चीजें परफॉर्म होने वाली है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना लोगों के बीच में, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट आओ। Organizing is a function of management that involves developing an organizational structure and allocating human resources to ensure the accomplishment of objectives. सिंपल सा टर्म है। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया था कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, बट अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइज करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज करके चलना का मतलब क्या होगा कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ कंपनी को, लोगों को काम एलोकेट कर रही हूँ, जो ताकि एक गोल मेरा अचीव हो। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए। ठीक है। सिंपल सी चीज हो गई कि अगर मैं कंपनी में हूं तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो गया कि मैं लोगों को किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट कर रही हूँ, सच दैट वी कैन अचीव अवर गोल, वी कैन अकम्प्लिश अवर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। और अच्छी डेफिनेशन देखनी है तो ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, क्या क्या परफॉर्म होने वाला है, डिफाइन करना किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अथॉरिटीज क्या होंगी, और रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल। तो अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही है, उसमें क्या क्या देखेंगे कि क्या काम परफॉर्म होने वाला है, डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की, अथॉरिटीज देंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे कि कोई ये काम कर रहा है, किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली वो वर्क करे साथ में लोग आपस में। ठीक है, सच दैट उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो। ठीक है। तो यही सब है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या काम है, कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, यही सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। तो यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एक सेकेंड। ओके। डेफिनेशन ये रही। क्या डेफिनेशन है? Organizing is the establishment of authority relationships with provisions for coordination between them, both vertically and horizontally in the enterprise structure. अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस की, ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग डेफिनेशंस है जो अलग अलग लोगों ने दी है। कून्स एंड ओडोनेल ने ये वाली डेफिनेशन दी थी। लुइस ए एलन ने डेफिनेशन दी है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, पता लगाना कि क्या काम करना है एंड ग्रुप कर देना जो भी काम हमें करना है। ठीक है, पहले तो पता लगाना कि क्या काम करने वाला है, एंड उसके बाद देखना कि कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें डिफाइन कर देना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटीज क्या है। इस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है रिलेशनशिप का, कि लोगों को समझ आए कि पर्पस क्या है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं, सच दैट इफेक्टिवली अपना ऑब्जेक्टिव वो अकम्प्लिश कर पाए। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? लोइजे एलन ने। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस है। किस्टर बार्नेट ने डेफिनेशन दी थी कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल, पोजीशन, द जॉब रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, दो तीन टर्म्स बहुत कॉमनली आ रहे हैं कि लोगों को ये पता होना चाहिए, रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल वर्क, या एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा है। लोगों को पता होना चाहिए कि जॉब के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अभी अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बहुत क्लियरली ये सब चीजें दी हुई हैं।
ठीक है, ये देखो डेलीगेशन अथॉरिटी। तो ये सब नहीं समझ आ रहा तो अभी चिल करो, आगे जाके सब समझ आएगा तुम लोगों को। अभी बस ये कुछ डेफिनेशंस है, इनको तुम एक कॉपी पेपर पे नोट्स बना के रख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या गया, लोगों को काम बांटना, किस किस तरीके से चीजें होंगी, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए, अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशंस और किसी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि सारे लोगों के बीच में काम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, बहुत सारे लोगों को काम दूंगी। ऐसे ही तुम्हें पता होगा कंपनीज को हम ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें यही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। वहां पर हर तरीके का इंसान अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करता रहता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, पहले तो स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is a network of relationships in which the work is divided into units and departments। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस की। पहला तो स्पेशलाइजेशन, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होता है ना, वो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। वर्क डिवाइड होता है इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट वाइज। इस डिपार्टमेंट के लोग ये वाला काम कर रहे होंगे, इस डिपार्टमेंट के ये वाला काम कर रहे होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब सिंपल से हो गया कि जब हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं उनके काम के बेसिस पे, या फिर काम को डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा। कंपनीज में होता है ना, कंपनीज में गए हो, कंपनीज में तुम देखोगे कि अलग अलग तरीके का काम होता है, कि ये वाला काम इधर होगा, प्रेजेंटेशन इस वाले डिपार्टमेंट में देंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये एडमिशंस करवाने वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मेन गोल क्या है कि काम को डिवाइड कर देना, है ना, हर इंसान अपना अपना काम करे। और इसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं कि हर कोई इंसान अपना अपना काम कर रहा है, उसी को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है वेल डिफाइंड जॉब्स। वेल डिफाइंड जॉब्स अलग इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस की। देखो नाम से समझ आ रहा है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग का यूज करते हैं, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक चीज होती है कि जो इंसान जो जॉब सही से कर पाएगा उसको वही काम मिलता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड जॉब्स का सिंपल सा मतलब हो गया दैट वी आर पुटिंग द राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड देयर स्किल्स प्लस देयर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में सपोज मुझे लोगों को हायर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से हम करेंगे स्पेशलाइजेशन। पहले अगर मुझे हायर करना है, लोगों को हायर करना है, तो मैं डिपार्टमेंट्स बना दूंगी। ये देखो ये वाला डिपार्टमेंट मेरा वेब डेवलपमेंट करता है, ये वाला डिपार्टमेंट मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, ये डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट देता है। ऐसे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, इसको मैंने बोल दिया मैंने स्पेशलाइजेशन कर लिया। ठीक है, अब मानो एक इंसान आया जिसको वेबसाइट्स अच्छी बनानी आती है, तो क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ लोगों को, हायर भी कर रही हूँ लोगों को, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अब अगर इसको वेबसाइट अच्छी बनानी आती है तो ये मेरे वेब डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में चला गया, यानी कि राइट मैन अपने करेक्ट जॉब के पास चला गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स देयर एक्सपीरियंस। तो इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड जॉब्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जरूरत कहाँ पर पड़ी, पहला तो हम स्पेशलाइजेशन कर पा रहे हैं जिसके बेसिस पे सही इंसान को सही जॉब मिल पा रही है। उसके बाद आता है क्लैरिफाइज अथॉरिटी। तो देखो नाम से समझ आ रहा है, अथॉरिटीज क्लैरिफाई, क्लैरिफाइज अथॉरिटीज मतलब अथॉरिटी क्लैरिफाई होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द रोल पोजीशंस टू एवरी मैनेजर, कि किसी भी मैनेजर के रोल पोजीशंस क्या है इसको क्लैरिफाई करवाने में हेल्प होती है। किससे क्लैरिफाई कर पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के हेल्प से। दिस कैन बी डन बाय क्लैरिफाइंग द पावर्स टू एवरी मैनेजर एंड द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर्स। तो देखो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग
फंक्शंस के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में एक और फंक्शन होता है जिसको बोलता है क्लैरिफाइज अथॉरिटी। किसी इंसान के पास कितनी पावर है उसको क्लैरिफाई कर दो कि तुम सिर्फ इतना काम कर सकते हो, ये तुम्हारे पावर के अंडर नहीं है। सपोज एक कंपनी में मैंने टीम लीडर बना दिया। अब टीम लीडर मैंने बनाया तो मुझे उसको एक पर्टिकुलर चीजें बतानी पड़ेंगी कि तुम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तुम्हारे पर पावर नहीं है। सपोज टीम लीडर की टीम के अंदर कोई इंसान काम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो टीम लीडर को मैंने पावर दी है कि वो उसको डांट सकता है, उसको बोल सकता है। लेकिन अगर स्टिल वो काम नहीं करे तो टीम लीडर को अपनी हाई अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड वो हाई अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना। उसको टीम से निकालने की पावर टीम लीडर को नहीं दी। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपर वर्क डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये मैनेजर है या ये जो भी अथॉरिटी है, इस पर कितनी पर्टिकुलर पावर्स है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो पावर्स का मिसयूज नहीं होता। एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हम स्पेशलाइजेशन कर पा रहे हैं, डिफाइंड जॉब वेल डिफाइंड हो रही है, यानी कि सही इंसान को सही काम मिल रहा है, अथॉरिटीज की पावर्स का पता चल रहा है सो दैट नो वन कैन मिस यूज देयर पावर्स। ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोगों को काम दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, इस वजह से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस की हेल्प से, है ना। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्कोप ऑफ न्यू चेंजेस। एंड देन यहाँ पर और है थोड़ा, एक सेकेंड। ओके, ये न्यू टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दो तीन इंपॉर्टेंस की बात कर ली। अब अगला आता है कोऑर्डिनेशन के बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो रहेगा मतलब क्या हुआ, देखो जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं, है ना। तो हमें क्या क्या जॉब्स चाहिए, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस खाली है, तो उसी के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं। मैनेजर की जॉब्स क्लैरिफाई हो रही है, मैनेजर का रोल क्लैरिफाई हो रहा है कि वो इतना इतना कर सकता है। स्पेशलाइजेशन के थ्रू वर्क का डिविजन हो रहा है। तो यही सब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो रहा है ना, कि हमें पता है कि ये डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट में ये काम करना है, मैनेजर का ये रोल है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ क्लियर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, हम एक इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में एक ये होता है कि हमारे डिपार्टमेंट को अच्छा परफॉर्म करना है ना। एक डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कंपनी के ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है, कंपनी का ग्रोथ टोटली डिपेंड किस पे करेगा, लोग कितना स्मूथली काम कर रहे हैं, है ना, कितना कंसर्न है काम के लिए। तो उनके लिए सबसे पहले तो ना क्लियर होना चाहिए कि उनकी रोल पोजीशंस क्या है ना, मैनेजर्स का काम क्या है। आपस में अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोगों में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन ये सब जब अच्छा से चलता है तो कंपनी ग्रो करती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि जॉब पोजीशन क्लैरिफाई हो। ठीक है। तो देखो जब लोगों को एग्जैक्ट उनकी पावर्स पता होंगी तो मेंटल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अपने आप इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है। अब ये मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसे आ रहा है, अगर हमें अपनी पावर्स ऑटोमेटिकली पता है कि ये हम कर सकते हैं, ये काम हमारे अंडर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। और ये क्यों हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस की वजह से। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ न्यू चेंजेस, where the rules and activities to be performed are clear and every person gets independence in his working। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेसिक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन मतलब हो गया लोगों को असाइन करना, काम देना, ठीक है, चीजों को करवाना सच दैट एट द एंड हमारी कंपनी ग्रो करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, सही इंसान को सही काम मिल रहा है, आपस में लोगों को कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, जो मैनेजर है उसका वर्क क्लियर हो रहा है, तो कोई अपनी पावर्स को मिस यूज नहीं कर पा रहा है ना, अथॉरिटीज क्लैरिफाई हो रही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली चल रहा है। तो इतनी सारी चीजें हो रही है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का यूज करके।
डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके काम देके सही इंसान को इतनी सारी चीजें हो रही हैं। इतना क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसकी रिटन डेफिनेशन जो भी है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और आई विल सेंड यू द लिंक इन द पीडीएफ, ओके, सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन इन पीडीएफ फॉर्म, आई विल अपलोड द नोट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है ना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब रोल्स को असाइन कर देना, यही चीजें। अब इसमें प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई मैनेजर है जिसको ऑर्गेनाइज करना है अपनी कंपनी को, या फिर उसको लोगों को हायर करना है, कुछ कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन सी गाइडलाइंस है जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसकी हेल्प से वो अच्छे से डिसीजंस ले पाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ, द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैन बी डन एफिशिएंटली इफ द मैनेजर हैव सर्टेन गाइडलाइंस so that they can take decisions and can act. To organize in an effective manner, the following principles of organization can be used by a manager. तो मैनेजर क्या क्या कर सकता है अगर उसको इफेक्टिव मैनर में चीजों को या फिर कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है। पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क को डिवाइड कर दो, है ना, उसी को स्पेशलाइजेशन बोलना होता है, बोलते हैं। तो अगर मैनेजर को ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फॉलो करेगा। सो क्या होता है इस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, द होल वर्क ऑफ अ कंसर्न शुड बी डिवाइडेड अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस, एबिलिटीज एंड स्किल्स। पूरा काम डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस क्या है, एबिलिटीज क्या है, और इस काम को करने के लिए स्किल्स क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर फंक्शंस मतलब क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इनका पता होना चाहिए। तो फंक्शनल डेफिनेशन क्या, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितने भी फंक्शंस है इन अ कंसर्न शुड बी कंप्लीटली एंड क्लियरली डिफाइंड टू द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। जितने भी फंक्शंस है वो कंप्लीटली और क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए टू द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, एंड दिस कैन बी डन बाय क्लियरली डिफाइनिंग। अब देखो फंक्शंस डिफाइन होने चाहिए क्लियरली का क्या मतलब हुआ, पता होना चाहिए कि ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ पीपल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति लोगों का। Clarifications in authority, responsibility, relationships helps in achieving coordination and thereby organization can take place effectively. ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद अगले प्रिंसिपल में आते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल सुपरविजन। तो अगला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सुपरविजन का। विजन मतलब देखना। देखो इसमें सिंपल सा मतलब है कि अगर लोगों को देखना है, ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, लोगों का वर्क देखना है, तो एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एक मैनेजर एक बार में कितने लोगों को देख सकता है वो क्लियरिफाई कर देना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हुआ। Span of control is a span of supervision which depicts the number of employees that can be handled and controlled effectively by a single manager. तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल या सुपरविजन क्या बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ सिंगल मैनेजर। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अ मैनेजर शुड बी एबल टू हैंडल व्हाट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर हिम शुड बी डिसाइडेड। मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय चूजिंग एदर फॉर्मा वाइड और नैरो स्पैन। मतलब अलग अलग तरीकों से डिसाइड कर सकता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग आ सकते हैं। अब दो तरीके होते हैं इसके, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल करना या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल करना। मतलब एक सुपरवाइजर है उसके अंदर कितने लोग आएंगे ये डिसाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है वाइड स्पैन, एक होता है नैरो स्पैन। वाइड स्पैन में क्या होगा, वाइड स्पैन मतलब चौड़ा। तो बेसिकली क्या मतलब हो गया कि जो भी हमारा मैनेजर है वो एक बार में लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक टाइम पर सुपरवाइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज वन इन विच अ मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन एट वन टाइम। यहाँ पर
ओवरहेड कॉस्ट लेस है, बेटर कम्युनिकेशन है, अच्छा सुपरवाइजेशन है, लोगों के सुपरविजन है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जहां पर एक टाइम पर एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर रहा है उसको बोलता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और लोगों को देखना, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करने को ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन बोलते हैं। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजेशन। फिर सुपरवाइजेशन के दो तरीके हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब इफेक्टिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पर्संस को देख रहा है एक टाइम पे। नैरो स्पैन मतलब हो गया कि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट्स में डिवाइड है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैनेजर के अंडर बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल नहीं है जिनको वो देख रहा है। ठीक है, सो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू दिस मैन द वर्क एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड अमंग्स मैनी सबऑर्डिनेट्स एंड अ मैनेजर डजंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल अंडर हिम। मैनेजर बहुत बड़े ग्रुप को नहीं देख रहा है। द मैनेजर अकॉर्डिंग टू अ नैरो स्पैन सुपरवाइज अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट वन टाइम। तो एक बार में सिलेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देख रहा है ना। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, हर कोई जाके डायरेक्ट मैनेजर से बात नहीं कर पा रहा, कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैसेज डिस्टॉर्टेड हो रही है। ठीक है, वर्क विच रिक्वायर टाइट कंट्रोल एंड सुपरवाइजेशन, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, आइवरी वर्क हो गया, जहां पर बहुत तगड़ी सुपरवाइजेशन की जरूरत हो जाती है, यहाँ पर नैरो स्पैन बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो काम देखो, जहां पर ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है, वहां पर नैरो स्पैन आता है। जैसे आइवरी का काम हो गया, हैंडी क्राफ्ट का काम हो गया, यहाँ पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जहां पर ऐसा है कि इतनी ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं कि एक आदमी एफिशिएंट है सुपरवाइज करने को। तो ये दो तरीके के सुपरवाइजेशन होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना। ये सब तुम खुद रीड कर लेना, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें, बाकी ये सब तुम चाहो तो खुद रीड कर सकते हो तुम लोग भी। ठीक है, यहाँ देखो, या फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ क्या क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ लिया, दो तरीके के स्पैन है, वाइड स्पैन और नैरो स्पैन। अब कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को, सुपरविजन को? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सुपरविजन इज अ गुड थिंग? ठीक है, कौन सा स्पैन किधर हेल्पफुल है? तो देखो, अगर हमारा ऐसा है कि मैनेजर जो है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब पहला जो चीज होगा कि कौन सा स्पैन किधर हेल्पफुल है, स्पैन किधर किधर हेल्पफुल है, ये चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले आता है मैनेजरियल एबिलिटीज, मैनेजर की एबिलिटी। अगर मैनेजर बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो एक ही मैनेजर बहुत सारे नंबर ऑफ लोगों को देख सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, हमेशा हेल्पफुल होगा अगर मैनेजर के अंदर उतनी कैपेबिलिटीज हैं तो। ठीक है, उसके बाद आता है competence of subordinates where the subordinates are capable and competent and their understanding level are proper। यानी कि जो मैनेजर के नीचे लोग होते हैं, देखो मैनेजर के नीचे लेवल पे बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो अगर सबऑर्डिनेट ज्यादा कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, तो सबऑर्डिनेट से अगर कैपेबल है कि वो फ्रीक्वेंटली जाके विजिट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उस जगह पर मैनेजर की इतनी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी हम वाइड स्पैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी वाइड स्पैन सुटेबल है अगर सब ऑर्डिनेट्स में लोग इतने कैपेबल है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क। अब देखो किस तरीके का सुपरवाइजन है, समटाइम्स इट इज डिसाइडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ काम क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आइवरी का काम है या हैंडीक्राफ्ट का काम है, उधर लोगों को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। तो ऐसे में जहां पर काम बार बार हो रहा है, ठीक है, अगर बार बार हो रहा है तो उतना सुपरविजन की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वहां पर तो हो गया वाइड स्पैन ऑफ सुपरविजन। लेकिन देयर आर वर्क विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइक सुपरविजन, ठीक है, जैसे क्राफ्ट्समैनशिप, यहाँ पर कैसी हो जाएगी, नैरो स्पैन ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल होना ही चाहिए और कौन से वाला होना चाहिए वो डिसाइडेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम थोड़ा सा खुद से कर लेना। ठीक है, सो यू विल गेट a better idea about the factors influencing span of control। उसके बाद अगला हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ देखो, हमने ये थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था जो कि था प्रिंसिपल ऑफ स्पैन कंट्रोल।
प्रिंसिपल ऑफ स्पैन कंट्रोल के अंदर हमने पढ़ा कि दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, वाइड और नैरो। फिर हमने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स किसको इन्फ्लुएंस करता है, इतना हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर बस एक ही पॉइंट बचा है, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो तुम खुद से कर लेना। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स किसके, ऑर्गेनाइजिंग के। तो इसमें एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन, देखो स्केलर चेन का मतलब ऐसा हो गया कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, तो ग्रुप ऐसा लेवल वाइज लेवल चीजें हो रही है। तो स्केलर चेन को तुम समझो एक चेन ऑफ कमांड है। यहाँ पर ये वाली अथॉरिटी ये काम करेगी, उसके नीचे ये लोग आएंगे वो ये देखेंगे, उसके नीचे ये लोग आएंगे वो ये देखेंगे। तो इस तरीके से एक चेन चल रही है, चेन ऑफ कमांड और अथॉरिटी, जो फ्लो होती है टॉप से लेकर पूरा बॉटम तक। ठीक है, विद द चेन ऑफ अथॉरिटी अवेलेबल, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आर मिनिमाइज। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जहां पर टॉप टू बॉटम पूरा अथॉरिटी चेन की तरह चल रही है। ये बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन होगा, लोगों को अपना अपना अलग अलग काम होगा, सब अलग अलग कुछ कुछ देखेंगे टॉप से लेकर पूरे बॉटम लेवल तक, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क जो होगा वो वाइड होगा, क्योंकि हमें पता होगा ये वाला काम इस लेवल में हो रहा है, ये वाला काम इस लेवल में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर मिलकर सेम काम कर रहे हैं, तो वो सब अवॉइड हो जाता है। ठीक है, इजी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर चेन का मतलब सिंपल हो गया कि किस तरीके से जो वर्क है वो फ्लो हो रहा है पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक, लोग अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो यहाँ पर कुछ कमांड रिलेटेड लग रहा है, यानी कि एक बॉस होगा, कमांड तो बॉस ही देता है, तो एक बॉस होगा। यूनिटी मतलब वन। तो इसको इसके अगर मैं तुम्हें डिफिनेशन दूं तो एक इंसान का एक टाइम पर एक बॉस होगा, वो इंसान अपने बॉस से ही आंसरेबल होगा। ठीक है, अपने बॉस को आंसर देगा जो भी उसका बॉस पूछेगा, और उसके जो ऊपर वाला का इंसान है वो, देखो जैसे ये दो लोग हैं, ये हो गया बॉस और ये हो गया एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय का एक बॉस है, तो अगर ये बॉस एम्प्लॉय से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर देना पड़ेगा, है ना। इसने काम करा तो ये रिपोर्ट के लिए अपने बॉस के पास जाएगा, बॉस फीडबैक देगा। तो एक इंसान का एक ही काइंड ऑफ बॉस होगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। इसको कुछ पूछना है, अपने बॉस से जाके पूछा, उसने बता दिया, काम था डन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास सबॉर्डिनेट होता है और एक होता है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बड़ा। जैसे सेल्समैन है, तो एक सेल्समैन का एक हमें सुपीरियर दे दिया मीडिया मैनेजर, फिर इसका सुपीरियर हो गया मार्केटिंग मैनेजर, फिर इसका सुपीरियर हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका सुपीरियर कोई और हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सेल्समैन तो इससे पूछेगा, ये सेल्समैन तो जाके मीडिया मैनेजर से पूछेगा, वो मार्केटिंग मैनेजर से पूछेगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब इसकी अच्छे से तुम डेफिनेशन पढ़ लेना। ये तुम्हें एक डायग्राम जैसा दे दिया है कि किस तरीके से काम होता है। सबसे बड़ी लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या हुई इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सबसे छोटी लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या हुई इसमें, सेल्समैन। ठीक है, तो सबसे ये अथॉरिटी मार्केटिंग मैनेजर से लेके कहाँ तक चली है, सेल्स मैनेजर तक। ठीक है, इसको ये एक चेन की तरह चला है, इसी को हम स्केलर चेन में बोलते हैं। अब एक इंसान का क्या है कि एक ही सुपीरियर है, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड भी बोलते हैं। तो जितनी भी हमने अब तक चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा हमने, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ये प्रिंसिपल वाइड स्पैन नैरो स्पैन वाला, साथ में ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेसेस पढ़े, जो कि अलग अलग 5 प्रोसेसेस मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। एंड देखो क्या है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसमें से आधी चीजें तुम भूल जाओगे, सो फोकस ज्यादा तुम उस पर करना, कंटेंट पे, रेदर देन जस्ट लर्निंग द वर्ड्स एंड द कीवर्ड्स, क्योंकि पता होगा तो तुम खुद से बना लोगे कुछ कुछ चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चार्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कुछ, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है ऐसा कुछ चार्ट बना होगा, नाम से थोड़ा समझ आ रहा है ना। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चार्ट में हम बोलते हैं कि ये जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा। जितने भी हमने अभी तक इसके ये सब पढ़े थे, ये क्या थे, ये देखो ये हमने पढ़े थे, ये प्रोसेसेस तो थे, प्रिंसिपल्स ही तो थे। अब इन्हें प्रिंसिपल्स के बिना, इन प्रिंसिपल्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग हो ही नहीं पाएगा, है ना, यही मैंने बताया। तो अब हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं और इसी को हम ऑर्गेनाइज
स्टार्ट बोलते हैं कि हमारा जो जॉब है सबसे पहले वो बनाएंगे कि कितने लोगों को क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, अथॉरिटी की डेलीगेशन क्या है, कौन सा कंट्रोल स्पैन होगा, जो लोग हैं वो किस तरीके से देखेंगे, चेन ऑफ कंट्रोल क्या रहने वाला है, यूनिटी, हायरार्की, वो सारी चीजें देखेंगे। तो जब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम सिंपली बोलेंगे द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चार्ट। ये एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, लीड्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद डिपार्टमेंटेशन करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, है ना, ये सब बताते हैं। अथॉरिटीज क्या क्या होंगी, लोग किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से कौन सा इंडिविजुअल असाइन होगा, है ना, वाइड स्पैन होगा, नैरो स्पैन होगा, किस तरीके से चेन ऑफ कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें, इन सब चीजों की जब बात करें, दिस इज नोन एज अवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चार्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मीन हो गया कंपनी, है ना, कंपनी मानो। अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें भी क्लासिफिकेशंस होती है। ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की होती है, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द रिलेशनशिप विच seen in formal organizations are formal relationships, and and the relationships that are seen in informal organizations are informal relationships. Now we are and first I will tell you what is formal organization and what is informal organization, and then I will tell you the difference between the formal and informal relationship. Okay, तो सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखो, तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में सारा काम फॉर्मल वे में होता है। ठीक है, हम बात करते हैं हर पर्सन के परफॉर्मेंस की, कि इंडिविजुअली हर पर्सन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके बाद हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स बनाते हैं, देखते हैं कि कितना इंसानों ने मेहनत की उन गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन विच refers to a structure of well-defined jobs, each bearing a measure of authority and responsibility. ठीक है, it is a conscious determination by which people accomplish goals by adhering to the norms laid down by the structure. तो देखो, जो जो गोल्स उनको दिए हुए हैं, हम देखेंगे लोग वो गोल्स कितने लोग पूरा कर रहे हैं, है ना, क्या क्या काम कर रहे हैं, हर पर्सन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को वो पूरा कर पाया कि नहीं। ये सारी जो चीजें हो रही है ना, जो लोगों की परफॉर्मेंस पे वर्क हो रहा है, कितना गोल अचीव हुआ, उन सब चीजों पे जब वर्क होता है, दिस इज नोन एज अवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल द वर्क इज डन इज फॉर्मल। इट इज अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड दैट वी आर क्रिएटिंग ऑफ पीपल एंड इट्स परफॉर्मेंस। ओके, द सेकेंड थिंग इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लोग टारगेट्स के साथ साथ इमोशनली कनेक्टेड है, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, जब ये सारी चीजों के बारे में पे बात करी जा रही है, दिस इज अवर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इट रिफर्स टू नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विच स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल सेटअप। फॉर्मल सेटअप के अंदर ही लोग कितने इमोशनली आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, दिस इज अवर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि द कंपनी इज मोर लाइक अ फैमिली, वो वाली चीज जहाँ हो जाए, जहाँ पर लोग डिसलाइक्स की बात कर रहे हैं, लाइक्स की बात कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस की बात कर रहे हैं, दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The network of social groups based on friendships can be called as informal organization। जहाँ पर दोस्ती वाले ग्रुप्स हो रहे हैं, वो informal organization एक तरीके से आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो तुमसे ऊपर वाला इंसान तुम्हारा बॉस हो गया, तुम सर सर करके बात करोगे, बट इफ यू आर इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन से दैट योर बॉस इज योर फ्रेंड, ठीक है, सो तुम उसको सर से नहीं बोलोगे, तुम उसको प्रोबेबली नाम से बुला रहे हो, सो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो कॉन्शियस एफर्ट मेड टू हैव इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अलग से एफर्ट्स नहीं करेगा, है ना, वो अपने आप बन जाती है। इट इमर्जेस फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल में ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस है, यू शुड फॉलो दिस, यू शुड फॉलो दैट, वो अपने आप बन जाता है। Okay, so now it is clear formal organizations and informal organizations. Now we can talk about relationship between formal and informal organization। ठीक है, देखो
अब क्या होता है, वर्किंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करना आना चाहिए, करना इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल में भी करना इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट हुई है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुई है। अगर इनफॉर्मल की बात करूं वो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही वो होती है, क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। कि इनफॉर्मल कंपनी के अंदर पहले जो चीजें होती है वो फॉर्मल वे में होती है, देन अपने आप इनफॉर्मल बनने लगती है। तो फॉर एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो अगर मैं बात करूँ कि फॉर्मल रिलेशनशिप्स का और इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स का, सॉरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होना जरूरी होता है, बट एक परफेक्ट क्वांटिटी में। समटाइम्स तुम इतने भी फॉर्मल मत हो जाओ कि लोग तुमसे काम ही ना, मतलब तुम इतना निचोड़ रहे हो इंसान को दैट ही कैन इवन लाइक फील अ प्रेशर इन सीवर अमाउंट, मतलब तुम इतना भी किसी को ड्रेन मत कर दो। वी आर टॉकिंग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल रिलेशनशिप की काम होना चाहिए बट एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया कि एक वर्किंग बैलेंस जरूरी है इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। तुम इतना भी फॉर्मल काम मत करवाने लगोगे, हाँ हमें गोल्स अचीव करना है, कि सामने वाला सोए बिना घंटों घंटों तक फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द गोल्स, ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतना भी चिल मत हो जाओ कि कंपनी कुछ कर ही ना पाए, काम ही ना हो पाए। सो देयरफॉर अ करेक्ट बैलेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पर देखो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स टोटली अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ये रिलेशन है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर उनके रिलेशनशिप की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों स्मूथनेस चाहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द मेंबर्स अंडरटेक द असाइन ड्यूटीज इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, है ना, अपनी ड्यूटीज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट when several people work together for achievement of organizational goals. Social tie-ups tends to build, and therefore informal organization help to secure cooperation by which goals can be achieved smooth। अब देखो ये तो हो गया कि अगर मैं completely different बात कर रही हूँ कि एक तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली फॉर्मल भी नहीं हो जाना चाहिए, कंप्लीटली इनफॉर्मल भी नहीं हो जाना चाहिए, पर इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अगर एक कंपनी के अंदर कुछ फॉर्मल लोग हैं और उसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल वे में वर्क कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर्मल वे में लोग वर्क करेंगे उसी कंपनी के अंदर तो गोल्स अचीव होंगे, है ना। इनफॉर्मल काम करेंगे तो लोग बाहर रिलेशनशिप्स बनाएंगे कंपनी के लिए, सोशल टाइप्स करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर अवर कंपनी। सो दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर बेनिफिशियल। इतना समझ आ गया। अब आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कौन सा नया टर्म आया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एंड आई विल टेल features of line organization and then merits of line organization and demerits, इनको तुम्हें खुद पता लगाना है एंड खुद स्टडी करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें हिंट दूंगी एंड बाकी तुम्हें खुद से सोचना है कि क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, ऑल्दो इट इज गिवन इन नोट्स, तो जस्ट रीड दैट, ओके। देखो ये लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया नहीं है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक लाइन चल रही है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। लाइन चल रही है मतलब इधर कोई इंसान होगा, उसके नीचे कोई इंसान होगा, उसके नीचे कोई इंसान होगा, उसके नीचे कुछ इंसान होंगे। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज होंगे, उनके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उनके अंडर कुछ काम कर रहे होंगे, उनके अंडर कुछ और लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अथॉरिटी फ्लो कर रही है। ऑल्दो इट शुड बी स्ट्रेट, लाइक ये ऐसे बनता है, लाइन ऐसे बनती, तो ये टॉप टू बॉटम अथॉरिटीज फ्लो कर रही है ना।
बस यही तो है लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बहुत ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तुमने देखा होगा स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के अंदर टीचर काम कर रहा है, टीचर के अंदर मॉनिटर काम कर रहा है, मॉनिटर के अंदर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो दिस आर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है जहां पर हम क्या करते हैं, अथॉरिटीज को डिवाइड कर देते हैं। तो अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। द लाइन ऑफ कमांड इज कैरिड आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पर एक स्केलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक चेन बन रही है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइन ऑफ कमांड फ्लोज ऑन एन इवन बेसिस विदाउट एनी गैप्स इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन टेकिंग प्लेस। तो कोई गैप नहीं है, इधर वाले को दिक्कत होगी अपने ऊपर वाले से जाके बात करेगा, इधर वाले को दिक्कत होगी अपने ऊपर वाले इंसान से जाके बात करेगा। सो कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई हेडक नहीं, एक इंसान बनाओ, उसके ऊपर एक उसका सुपरवाइजर बनाओ जो कि उसको देख रहा होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम अथॉरिटी फ्लो होती है, सबसे ऊपर जो इंसान है वो सबसे टॉप पोजीशन पे, उसकी सबसे टॉप अथॉरिटी है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विस होती है ना। सॉरी, स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विस डू नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं होती यहाँ पर, हम ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं करते। उसके बाद यूनिफाइड कंट्रोल बाय द लाइन ऑफिसर कैन बी मेंटेन सिंस दे कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस इन द एरियाज एंड स्पेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इंसान जो है, ये इस वाले इंसान की जो उसके इससे नीचे है उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है ना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है क्योंकि वो उसका बॉस है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, क्योंकि वो अपने एरिया, जो भी उनको एरिया असाइन है कि ये इनके इसका ये वाला एरिया इस वाले इंसान का है, सो दे कैन टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर काम मैनेजर को नहीं करना पड़ेगा, सारे डिसीजंस मैनेजर नहीं लेगा, अपने अपने ग्रुप के इंडिविजुअल डिसीजंस जो उनको असाइन है वो लोग अपनी अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मेरिट क्या हो गया, सिंपल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। डीमेरिट्स होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना। यहाँ एक फीचर मैंने तुम्हें बताया ना कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विस नहीं है। तो ये किसका है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। तो यही मेरिट्स और डीमेरिट्स है, इनको एक बार खुद से पढ़ लेना सबको। उसके बाद आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया क्या होता है, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर है, एक के नीचे एक लोग काम करे जा रहे हैं। उसके बाद होता है हमारा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडिफिकेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही। अभी हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन बताया, अब हम बात करेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर कंबाइन हो जाएंगी चीजें। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है यहाँ पर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लाइन ऑर्गेनाइजेशन से। अकॉर्डिंग टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज इन सपोर्टिव एक्टिविटीज भी अटैच हुई। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया जाता, सपोर्टिव नहीं होती। तो ये तो गलत है ना। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सपोर्टिवनेस वाली चीज ऐड हो जाती है, स्पेशलाइज्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, कैसे होगा, तो यहाँ आप देखो क्या होता है। सुपर यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज आर अटैच टू द लाइन ऑफ कमांड बाय अपॉइंटिंग स्टाफ सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट वो आर अटैच टू द लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में क्या हो रहा था, डायरेक्ट डायरेक्ट लोग हो रहे थे, ये वाला पूरा काम एक पर्सन देखेगा, ये काम एक पर्सन देखेगा, उसके ऊपर ये काम एक पर्सन देखेगा, ऐसे चेन लग जाती थी। अब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक काम सिर्फ एक पर्सन है पूरा स्टाफ देखेगा, एक काम एक पर्सन नहीं एक पूरा स्टाफ देखेगा, इस लेवल का काम एक इंसान नहीं पूरा स्टाफ देखेगा। दिस इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने पूरा स्पेशलाइजेशन कर दिया, लोगों को काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो मैंने जैसे एक बोला डायरेक्टर, अब डायरेक्टर जो होगा, डायरेक्टर के अंदर ये जो मैं बोल रही हूँ कि सबसे ऊपर होगा डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर के नीचे मैनेजर। तो यहाँ पर किस तरीके से काम डिवाइड होगा कि मानो सबसे पहले ये है स्टाफ, मैं इसको स्टाफ बोल देती हूँ, या फिर यहाँ देखो, मानो मैं बोल रही हूँ दो ग्रुप्स हैं। चेन रूल में मैं तुम्हें बोलती, जब हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे मैं तुम्हें बोलती कि एक होगा हमारे पास डायरेक्टर, एक होगा मैनेजर। तो सबसे ऊपर पोजीशन पर डायरेक्टर है और उसके नीचे पोजीशन पे मैनेजर है। तो अब हम क्या करेंगे,
डायरेक्टर के अंदर भी अलग अलग रूल्स देखेंगे। यहाँ देखो, तुम्हें इस चार्ट से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पर दो तरीके के स्टाफ्स होंगे, स्टाफ असिस्टेंट, स्टाफ सुपरविजर। तो पीए टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी टू मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? पीए टू मैनेजर और सेक्रेटरी टू मार्केटिंग मैनेजर। स्टाफ सुपरवाइजर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो दो तरीके के स्टाफ्स है, एक होता है स्टाफ असिस्टेंट और एक होता है स्टाफ सुपरवाइजर। अगर हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर पहले ये पढ़ लेते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज गिवन इन दिस डायरेक्टर एंड मैनेजिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ देखो दो तरीके के ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर दो तरीके के स्टाफ्स होते हैं, स्टाफ असिस्टेंट्स होते हैं, स्टाफ सुपरवाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पीए से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक, पीए से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक स्टाफ असिस्टेंट्स होते हैं। सेक्रेटरी टू मार्केटिंग मैनेजर तक स्टाफ असिस्टेंट होंगे। ऑपरेशन एंड कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, पीआरओ, ऐसे लोग जो होते हैं वो स्टाफ सुपरवाइजर होते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग स्टाफ्स में डिवाइड कर देते हैं काम को, है ना, अलग अलग स्टाफ्स में। जैसे ये हो गया मैनेजर, एक स्टाफ था मैनेजर का। मैनेजर के अंदर भी स्टाफ असिस्टेंट्स होंगे जो पीए से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक है, जो स्टाफ को असिस्ट कर रहा है। स्टाफ सुपरवाइजर्स होंगे जो प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनमें मल्टीपल स्टाफ्स को भी ऐड कर देते हैं, उसी को ये बोलते हैं। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टेक प्लेस इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर काम को डिवाइड करते हैं। जो होल जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड हो जाती है इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज to which staff specialists are attached। ठीक है, efficiency can be achieved through the features of specialization। कोई क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको उनके डिजायर्ड स्टाफ्स में डाल देते हैं। देयर टू लाइन ऑफ अथॉरिटी विच फ्लो एट वन टाइम। तो यहाँ पर दो तरीके की अथॉरिटीज फ्लो हो रही है, एक तो लाइन अथॉरिटी, एक स्टाफ अथॉरिटी। कि एक तो बना दिया हाँ भाई ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा मैनेजर है। एक बना दिया डायरेक्टर के अंदर भी अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं और फिर मैनेजर के अंदर भी अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं, तो वो हमारी स्टाफ अथॉरिटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इनको तुम पढ़ लेना सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। अब आता है डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन इज वन ऑफ द कोर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप। डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन। मतलब देखो डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दी कि मेरी जगह पर अभी ये इंसान काम कर रहा है। कभी कभार हुआ होता है, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में कोई सीआर है ना, कोई सीआर है। अब तुम्हारी टीचर ने सीआर को कहीं पर भेज दिया एंड उस वक्त पर क्या हो रहा है कि कोई डायरेक्टर राउंड पे है समथिंग, तो सीआर अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर देता है कि अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए क्लास तू देख ले, है ना, जब तक डायरेक्टर राउंड पे है क्लास तू देख ले, मैं ये वाला काम करके आता हूँ, कॉज फ्री पीरियड है और कोई क्लास में नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब टेम्पररीली शिफ्टिंग और गिविंग पावर्स टू समवन एल्स दैट इज इन लोअर लेवल। ठीक है, so a manager alone cannot perform all the tasks assigned to him. In order to meet the targets, the manager should delegate authority. Delegation of authority का simple सा meaning है division of authority and powers downwards to the subordinates। मैंने तुम्हें बताया था कि ये हमारे पास जैसे मैनेजर है उसके लोअर लेवल लोगों को सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सपोज मैनेजर अपनी पावर अपने से लोअर लेवल वाले लोगों को दे दे, टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता है, तो अपने से डाउनवर्ड लोगों को दे दे, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज को दे दे। सो दिस इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब होता है इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब। अपनी जॉब का थोड़ा सा काम किसी और से करवा लेना, ट्रस्ट करना कि वो कर देगा। तो क्या यहाँ पर सब डिविजन्स एंड सब एलोकेशंस हो सकते हैं पावर के? सो डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी।
इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क टू अनदर पर्सन। इधर समझ आ गया काम करना कि ये तुम्हारे ये ट्रस्ट करना कि ये इंसान तुम्हारी जगह काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, अपनी पावर्स को उसको दे देना। अब डेलीगेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले जिस इंसान को काम दे रहे हो उस पर अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको समझा दो कि उसकी क्या क्या पावर्स है, सो दैट द अदर पर्सन कैन यूज द पावर्स इन अ राइट वे। ठीक है, अगर मैनेजर है, मैनेजर किसी और पर्सन को पावर्स दे रहा है कि इसकी जगह पे तुम ये काम अभी कर, मतलब मेरी जगह पर या फिर मेरे साथ है, तुम भी ये काम करो। तो अगर मैं किसी और इंसान को अपनी जगह काम करने को बोल रही हूँ तो मुझे उस इंसान को समझाना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या पावर्स है, मैं क्या क्या काम करती हूँ, सो दैट वो पर्सन भी वो काम ठीक से करे। ठीक है, अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब हो गया, अथॉरिटी कैन बी डिफाइन एज द पावर एंड राइट ऑफ पर्सन टू यूज एंड एलोकेट द रिसोर्स एफिशिएंटली। यहाँ पर वो ठीक से डिसीजंस ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी हम बोलते हैं डेलीगेशन में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वो इंसान जिसको तुम अपनी अथॉरिटीज दे रहे हो, अपनी पावर्स दे रहे हो, वो उसका मिसयूज ना करे। All people who have the authority should know what is the scope of their authority, is they shouldn't misutilize it। अपनी अथॉरिटीज को अपनी पावर्स को मिसयूटिलाइज ना करे। ये सब इस सब का मतलब होता है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में दिस इज इम्पोर्टेंट कि जिसको भी मैं बोल रही हूँ कि मेरी जगह वो टेम्पररी ये वाली पावर्स का यूज करे या ये वाला वर्क करे, अपनी पावर्स पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि जो भी उसको टास्क असाइन करा गया है दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके डिसीजन सब इम्पोर्टेंट है। इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि अगर मैंने अपनी जगह किसी इंसान को वो काम करने को बोला और वो काम अगर नहीं होता है कंप्लीट, तो कोई एक्सक्यूजेस या एक्सप्लेनेशन ना दे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ये है कि अगर मैं किसी को अपनी जगह काम दे रही हूँ, पावर पता होनी चाहिए, वो इंसान उतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके, है ना, टास्क कंप्लीट कर सके, उतना अकाउंटेबल हो। अब देखो, अकाउंटेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है? अगर मैं डेलीगेशन की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्री फैक्टर्स। पहला होता है अथॉरिटी, कि इंसान को अपना काम समझ आए, उसको समझ आए कि क्या क्या करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरा इंसान है जिसको मैंने काम दिया वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा है। और एक होता है अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, अगर एक मैनेजर है, मैनेजर का सपोज एक काम था कि उसको 200 टारगेट्स करवाने हैं समथिंग, 200 टारगेट्स किसी भी चीज के करवाने हैं। ठीक है, किसी भी चीज के 200 इतने थे। सपोज एक सेल्स कंपनी है और उसके ऊपर मैनेजर है, तो मैनेजर का काम है कि उसको 200 सेल्स करवाने हैं। ठीक है, अब मैनेजर बोल रहा है कि अकेले ना इतने लोगों को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, उससे सेल्स में से एक इंसान को उठाया एंड उसको बोला कि अब ना 100 टारगेट्स मैं करवाऊंगा और 100 सेल्स तुम करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अब ये वाला जो इंसान है, इस पर जो फैक्टर्स लगते हैं इसके डेलीगेशन, इसी को डेलीगेशन बोल रहा है। अब यहाँ पर ये इंसान को अपनी अथॉरिटीज पता होनी चाहिए, पावर्स पता होनी चाहिए, साथ में ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर मुझे मेरे मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुझे 100 कॉल्स औरों से करवाने हैं, तो मुझे करवाने ही हैं। तो ये तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल होगा कि उसको अभी भी 200 कॉल्स करवाने हैं। ठीक है, और 200 सेल्स करवानी है, तो ये काम तो मैनेजर का ही होगा। मैनेजर किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके कंप्लीटली भाग नहीं सकता है, उसको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से परफॉर्मेंसेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में देखो, जैसे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक इंसान ए है जिसने टास्क दिया इंसान बी को। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की है कि वो टास्क हो, लेकिन ए की अकाउंटेबिलिटी है कि वो टास्क हो, है ना, सारा काम ए पर भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा टॉप लेवल की ही होती है। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पर अब ना मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी जो सेकेंड पर्सन बना उसकी होगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेकंड पर्सन में ना उसकी होगी, लेकिन सॉरी, हाँ, अकाउंट ओके, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डिफरेंट टॉपिक। मैं तुम्हें बोलने वाली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस समझ आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेकंड पर्सन में ना उसकी होती है, अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट पर्सन की ही होती है कि टास्क कंप्लीट हो। ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भाग सकते हैं पर अकाउंटेबिलिटी से नहीं। ओके। अब एक और टर्म आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता क्या है, यहाँ देखो, और इसमें डिफरेंस क्या होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, अथॉरिटी तो इट इज द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन और अ सुपीरियर टू कमांड इट्स सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी का मतलब हो गया कि मैं एक टॉप पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मेरे नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे पास लीगल राइट्स है अपने से नीचे लोगों को कमांड करने का। ये होती है अथॉरिटी, पावर, है ना। अथॉरिटी पोजीशन के साथ अटैच्ड होती है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी ये अथॉरिटीज है, मैं अपने से नीचे वाले लोगों को ये कमांड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन ये है अभी। ठीक है, सो दिस इज अथॉरिटी, इट ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन यू हैव अ पोजीशन। ठीक है, ये सुपीरियर से लेकर सबऑर्डिनेट तक जाती है एंड टॉप टू बॉटम होती है। सबसे ऊपर वाला इंसान जो होगा वो सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला होगा। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर देखो, ये हो गया अथॉरिटी, और अथॉरिटी के नीचे होता है सबऑर्डिनेट। सपोज मेरा कोई बड़ा एम्प्लॉय है जो मुझे कुछ काम दे रहा है, तो वो जो इंसान है जो मुझसे बड़ा है वो तो अथॉरिटी शो कर रहा है, कॉज वो मुझसे बड़ा है, वो मुझे काम असाइन कर रहा है कॉज ऑफ हिज पोजीशन। उस काम को पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब ऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सब ऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क असाइन टू हिम। तो ये काम जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये सब ऑर्डिनेट्स के लिए होता है। फिर उनको जो काम असाइन है उनको वो करना है। तो यहाँ पर बॉटम टू टॉप चलता है ना, बॉटम टू टॉप चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड इज एब्सोल्यूट। ठीक है, शिफ्ट नहीं हो सकती। अथॉरिटी तो चेंज हो सकती है पोजीशन के साथ। आज ये टीम लीडर है, कल इसकी जगह कोई और हो गया, लेकिन मेरा जो काम है वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। सपोज पहले मेरे से ऊपर ये टीम लीडर असाइन था जो कि मुझे गाइड कर रहा था, तो मेरी तब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन ये चले जाते हैं, इनकी जगह एक न्यू टीम लीडर आता है जो मुझे गाइड कर रहा है। अब क्या हुआ, मेरी अथॉरिटी तो चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम रही। उसके बाद आता है बैरियर्स टू डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या हो गया, अपने पावर्स को चेंज कर देना, शिफ्ट कर देना, किसी और को दे देना। ठीक है, अब देखो डेलीगेशन बहुत सिंपल प्रोसेस लगता है, लेकिन डेलीगेशन के लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं एंड देयर आर बैरियर्स जिनकी वजह से हम डेलीगेशन नहीं कर पाते, यानी कि अपने पावर्स को दूसरों को नहीं दे पाते। तो ये बैरियर्स क्या है, ऑन द पार्ट ऑफ द सुपीरियर। देखो क्या क्या बैरियर्स है, रेसिस्टेंस। अ मैनेजर मे थिंक दैट he can do the job better himself and so will he relegate to delegate authority. sometimes मैनेजर को लगता है मैं किसी और को काम करने को क्यों दूं अपनी जगह, जब मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैनेजर नहीं चाहता कि उसके नीचे वाले लोगों को ऐसा लगे कि वो मैनेजर से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। मतलब कि समटाइम्स जो सुपरवाइजर होता है, या फिर मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि देखो डेलीगेशन का मतलब पावर देना। ये एम्प्लॉयज है बहुत सारे, ये मैनेजर है, मैनेजर का बहुत ज्यादा काम है और वो डेलीगेशन कर सकता है पर वो नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, या फिर व्हाट इफ ये एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम करने लग गया और मेरी वैल्यू कम होने लग गई, है ना। लैक ऑफ विलिंगनेस टू लेट गो, लैक ऑफ विलिंगनेस टू ट्रस्ट सबऑर्डिनेट, ट्रस्ट ही ना हो। उसको लग रहा हो मैनेजर को कि मैं बहुत सेफली काम कर रहा हूँ, है ना, उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। सो ये सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं डेलीगेशन को। और सबऑर्डिनेट्स में भी, मतलब ये तो मैनेजर साइड से हो गया कि मैनेजर ने पावर देना ही नहीं चाह रहा। व्हाट इफ मैनेजर पावर देना चाह रहा है किसी और को अपनी, लेकिन सबऑर्डिनेट्स ले नहीं रहे, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, सबऑर्डिनेट्स उतने कॉन्फिडेंट ना हो, है ना, सोचे कि लोगों ने क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सारे थॉट्स हो जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी रेस्पॉन्सिबल होती है, वो भी एक तरीके से बैरियर होती है फॉर डेलीगेशन, जहाँ पर डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लियरिफाई नहीं है, ये सारी चीजें। अब इन बैरियर्स को कम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से बैरियर्स होता है, इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का पता करने के लिए वी मेड इन चार्ट दैट इज नोन एज
known as organizational chart. So what is actually organizational chart? It is a visual representation. Visual representation मतलब दिखेगा through graph something. It is visible. क्या कि how an organization works. ठीक है, what is the structure of the organization. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है वो क्लियरली डिटरमाइन होना चाहिए. द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड द फ्लो ऑफ अथॉरिटी एज दिस विल सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है लोगों के बीच में. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सा ये है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं सच दैट लोग अपना गोल अचीव कर रहे हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कि किस तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, यही सब. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया डिफाइंस द मैनर इन विच द रूल्स, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड एंड गवर्न एंड डिपेक्ट्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन डिफरेंट लेवल. तो इफ आई एम टॉकिंग व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो सिंपल सी बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या रोल्स हैं, है ना, क्या क्या पावर्स हैं लोगों की, और वर्क किस तरीके से फ्लो कर रहा है. कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा और कैसे अचीव करेंगे, और बिजनेस का नेचर क्या है. ये सारी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में वी रियली टॉक सीरियसली एंड कि हाउ कैन वी डू दैट. सो दीज आर क्रिटिकल फैक्टर्स कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके से गोल्स को अचीव करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट्स. नाउ यहाँ पर एक और चीज आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वी टॉक अबाउट हाउ अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स, है ना, हाउ वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो पता चल गया, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. ये एक बहुत कॉमन मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में फाउंड होता है, मिलता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड होगी. जैसे एक पर्टिकुलर एरिया ऑपरेशन का है, एक फाइनेंस का है, एक मार्केटिंग का है, एक एचआर का है, एक आईटी का है. अब ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ मार्केटिंग करेगा, तो वहां पर अलग से काम डिवाइड होगा, अलग से एक सुपरवाइजर होगा, अलग से जॉब्स होंगे, अलग से रोल्स होंगे, और उन कामों को करने का अलग तरीका होगा. तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से वर्क डिवाइड हो जाता है. ये एक सीईओ है कंपनी का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर में क्या हुआ, ये पूरी एक मिलके ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर अलग अलग काम हो रहा है, ये वाला ऑपरेशन हो रहा है, ये यहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, यहाँ पर फाइनेंस का काम है, यहाँ पर इसका है. अब इनके भी अलग अलग मैनेजर्स है, जैसे वीपी ऑपरेशन का एक अलग मैनेजर है, यहाँ पर अगर मार्केटिंग की बात करूं तो अलग मैनेजर है, फाइनेंस का अलग मैनेजर है. तो इस तरीके से जब काम अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड हो जाए, जिसके अगेन अलग अलग मैनेजर्स हो, सुपरवाइजर्स हो, तो उनको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये फंक्शंस बनते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स क्या है लोगों के, फिर उनके अंडर अंडर लोग जाके काम करते हैं. ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो पहला होता है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द अनदर स्ट्रक्चर इज अवर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे वी डोंट फोकस ऑन स्किल्स, वी फोकस ऑन अवर प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है. तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉमनली यूज होता है फिर ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप. यहाँ पर हर प्रोडक्ट को हम सेपरेट कर देते हैं within the reporting structure of an executive who oversees everything to that particular product line. यहाँ देखो हो क्या रहा है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में बैग्स बन रहे हैं, तो बैग्स के लिए मैंने देख लिया कि सबसे पहले थ्रेड्स का काम देखना यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट में होगा. उसके बाद बैग्स का पेंट देखना, या फिर मैं बोल सकती हूँ फैब्रिक का काम इधर होगा, देन कॉटन वगैरह या फिर कटने का काम इधर होगा, बैग में जिप लगने का काम इधर होगा, पेंट लगने का काम इधर होगा, पैकेजिंग का काम इधर होगा. तो यहाँ पे मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट में होगा, मैंने उस वाइज डिपार्टमेंट को डिवाइड करा
करा, अपने प्रोडक्ट को देखा एंड कौन सा काम किधर होगा वो सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो दिस इसी को हम प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट कि ये वाली चीज इधर बनेगी, ये इधर बनेगी, ये इधर बनेगी। तो जब ऐसे ब्रेकडाउन हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऐसे ब्रेकडाउन हो तो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्किल्स के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन हो रहा है कि यहाँ के सारे लोग मार्केटिंग करेंगे, यहाँ के सारे स्किल्स करेंगे। सो दिस इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ना तो थर्ड इज जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर क्या है, organizations that cover a span of geographic region structure the company according to the geographic region they operate in. This is typically found in organizations that go beyond a city or state. अब यहाँ पर क्या होता है, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती है, हर सिटी में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टेट में कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि कहाँ से क्या काम होगा वो डिपार्टमेंट वाइज की जगह रीजन वाइज हो रहा है कि नॉर्थर्न रीजन में इधर ये इंचार्ज होगा, साउथ रीजन का ये होगा, वेस्टर्न रीजन का ये इंसान देखेगा। एक ही सीईओ है जिसने अलग अलग जगह पर अपनी कंपनीज खोली हुई है तो उसको हर अलग अलग जगह पर देखना पड़ेगा। सो ऐसे जब जोग्राफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, दिस इज जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एक होता है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर वी टॉक अबाउट मल्टीपल डायमेंशंस में किस तरीके से मैनेज करेंगे। इट प्रोवाइड्स फॉर रिपोर्टिंग लेवल बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड यूज क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये होता है मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलके काम कर रहे हैं। जैसे सपोज मुझे ये वाला काम करवाना है तो मैं इसको यहाँ से डिजाइनर से करवा सकती हूँ, या फिर मैं ये काम को फाइनेंस वाले से भी करवा सकती हूँ, मार्केटिंग वाले से भी करवा सकती हूँ। तो इस तरीके को हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, एम्प्लॉय आपस में साथ साथ होने लगते हैं। ठीक है, साथ में मिलके ही लोग काम करते हैं सच दैट दे कैन अकम्प्लिश देयर गोल्स। ये वाला स्ट्रक्चर प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है अमंग एम्प्लॉयज एंड इनकरेज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफन इंक्रीज द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज। थोड़ी सी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, कोई सिंगल सुपरवाइजर नहीं होता। employees tends to get confused as to who their director supervisor is। मैट्रिक्स वाले में कुछ फिक्स नहीं होता, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन किसी को उसके ऊपर गाइड कर सकता है। तो वो चीज होती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं, हम चार्ट्स बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जॉब रोल्स हैं, वो सारी चीजें। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जहाँ पर हम पूरी कंपनी के रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से कौन सबसे ज्यादा पावर में है, क्या क्या हो रहा है, सुपरविजन किस तरीके का हो रहा है, ये सारी चीजें बताते हैं। इसी को ऑर्गेनाइजेशन टूल बोलते हैं, ये एक मैनेजरियल टूल है। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई होती है इसकी हेल्प से अथॉरिटीज क्या है कि सबसे ऊपर ये है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। इस तरीके से पता चलता है हमें विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। उसके बाद organization charts help to demonstrate clear reporting structure for all the employees in the organization। organization chart अगर बना होगा ना तो लोगों को पता चलेगा, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेरी है तो उनको इधर जाना है, इससे रिलेटेड क्वेरी है तो उनको इधर जाना है, क्वेरी है तो उनको इधर जाना है, तो ये पता होता है। तो ये एक रोड मैप की तरह होता है जहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है एक कंपनी में, कि सबसे पहले सबसे टॉप पोजीशन पे ये है, उससे डाउन पोजीशन पे ये है और उनका काम ये काम है, उससे डाउन पोजीशन पे लोग ये वाले हैं, उनका ये काम है। सो क्रिएट्स अ रोड मैप फॉर हाउ द वर्क इज टू बी डन एंड द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दिस इंफॉर्मेशन इज शेयर थ्रू आउट द कंपनी। यहाँ पर सिंपली ओजी चार्ट ओजी चार्ट बोल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताएगा कि कंपनी में किस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी में,
सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या अथॉरिटीज हैं, किन किन अथॉरिटीज पे क्या क्या लोग हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताता है। इट्स पर्पस इज टू इल्यूस्ट्रेट द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड चेन्स ऑफ कमांड द ऑर्गेनाइजेशन। इतना समझ आ गया? तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स भी अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मास्टर चार्ट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री चार्ट्स होते हैं। द मास्टर चार्ट शो द होल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जबकि सप्लीमेंट्री शो द डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप्स अथॉरिटीज। और ये बेसिक बेसिक चीजें बता देगा कि ड्यूटीज क्या क्या है लोगों की, अथॉरिटीज क्या क्या है जिनसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी दो तरीके के होते हैं। मास्टर चार्ट जहाँ पे पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है, सप्लीमेंट्री में अथॉरिटीज बता देता है, रिलेशनशिप्स बताता है, मेन मेन चीजें बताता है। सो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 चार्ट्स। पहला होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं जो कि डिवाइड होता है कि वर्टिकुलर चार्ट है, हॉरिजॉन्टल है एंड सर्कुलर है। तो वर्टिकल क्या मतलब, टॉप टू बॉटम, जहां पे हम टॉप टू बॉटम सब कुछ बता रहे हैं कि सबसे पहले टॉप अथॉरिटी क्या है, देन सबऑर्डिनेट के फंक्शंस क्या क्या है, टॉप अथॉरिटीज के फंक्शंस क्या क्या है। इन दिस चार्ट स्केलर लेवल रन हॉरिजॉन्टली एंड फंक्शन रन वर्टिकली। सुप्रीम अथॉरिटी बताएंगे टॉप में, और उसके बाद वहां से लेकर बताते हुए लोएस्ट अथॉरिटी तक जाते हैं, तो इसको वर्टिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि सबसे ऊपर देखो वर्टिकल में क्या हुआ, हम सबसे पहले बता रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहा है, उसके नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर दो है, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ पर सेल्समैन आ रहा है, उसके नीचे देखो ऐसा टॉप टू बॉटम अप्रोच में बताते जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल। टॉप टू बॉटम बताते हैं कि सबसे ऊपर ये आया, सबसे पहले ये सब ऑर्डिनेट आया, देन ये ऑर्डिनेट आया। तो इस तरीके के चार्ट्स जब बनते हैं तो इनको हम बोलते हैं, सिंपल से हमारा क्या बोलते हैं इनको, वर्टिकल चार्ट्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में कुछ इस वे में काम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल चार्ट्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सारी अथॉरिटी सेम लेवल पे है, कोई टॉप या कोई बॉटम लेवल पे नहीं है। तो जब हम चार्ट बना रहे हैं तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटीज आर शोन इन वर्टिकल चार्ट कैन बी डिपिक्टेड लेफ्ट टू राइट, मतलब सब सेम लेवल पे है। इन हॉरिजॉन्टल चार्ट्स में क्या होता था, वर्टिकल चार्ट्स में क्या होता था, सुप्रीम से सबऑर्डिनेट तक जाते थे। हॉरिजॉन्टल चार्ट में क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज शोन ऑन द लेफ्ट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फंक्शनल मैनेजर्स ये सब उनके राइट में दिखाए जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से चार्ट बना रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो उसको हम टॉप में पहले बनाते थे, उनको इधर हम लेफ्ट में बना रहे हैं, यानी कि इधर से इधर जाते हैं तो लोगों की पावर कम होने लगती है। सो जब इस तरीके से चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा पावर में बोलूँ तो कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे कम कौन सा होगा, बाकी के लेवल के लोग। यहाँ पर देखो ऐसे देखने में तो लगेगा कि सबका सेम ही लेवल है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे टॉप से बॉटम जाता है तो लेवल कम होने लगता है, बट इधर टॉप से बॉटम तो जा नहीं रहे, सब सेम ही पर है। तो यहाँ क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाता है तो लेवल कम होने लगता है। तो वैसे तो दिखने में सेम ही लेवल पर है, बट एक्चुअल में डिफरेंस है। उसके बाद सर्कुलर चार्ट होता है, जहां पर सर्कल में सुप्रीम पोजीशंस होती हैं। देखो सर्कुलर चार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि सर्कल में सुप्रीम पोजीशन होंगी एंड आसपास उनसे कम पोजीशंस होती है। सो दिस इज अवर सर्कुलर चार्ट। सो वी कैन से कि दो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर डिवाइडेड इनटू 3। पहला होता है हॉरिजॉन्टल चार्ट, वर्टिकल चार्ट एंड देन सर्कुलर चार्ट। तो सर्कुलर में सेंटर में सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अथॉरिटीज होती है, एंड देन आजू बाजू उससे कम लोग होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के प्रिंसिपल्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होती हैं, और लिमिटेशंस वगैरह क्या होती है, ये सारा पीडीएफ में है, सो यू कैन रीड दैट आउट। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या है। मैनुअल तुम्हें पता है, मैनुअल लाइक होता है ना, लैब मैनुअल तुमने पढ़ी होंगी। मैनुअल इज अ काइंड ऑफ बुक जहां पर थोड़ा चीजें लिखी होती हैं, कुछ कुछ है ना। मैनुअल्स तुमने देखी होंगी, लैब मैनुअल्स, वहां पर प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, थ्योरी लिखी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को भी उसी तरीके से समझो। इट इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ अ हैंडबुक। ये एक हैंडबुक है, मेंटेन इन हार्ड कवर। सो इट इज एक्चुअली अ हैंडबुक हार्ड कवर में, इन लूज लीफ फ्रॉम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पॉलिसीज लिखी होती है कंपनी की, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, प्रोसीजर लिखा होता है, डिपार्टमेंटल डिटेल्स लिखी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर दिस ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल इज काइंड ऑफ
लाइक इट इज अ सप्लीमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में भी सब कुछ होता है, ये अथॉरिटीज है, ये रोल्स हैं, ये ऐसे सबसे पहले ये वाली अथॉरिटी, ये डिपार्टमेंट है, ये रोल है, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाती है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है तो तुम्हें इसको देख के समझ आ रहा है कि हाँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके नीचे चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है, उसके नीचे ये मैनेजर्स है, तो तुम्हें ये सब समझ आ रहा है। बट अगर उसी को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के लिखूं इन वर्ड्स यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, make it a complete book with added information, so this is your organization manual. So both of these things are kind of same, but organization manual is more like a book, और organization chart तुम्हारा एक ही बार में देख के क्लिक कर जाए, थोड़ा वैसा होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में प्रोवाइड होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिनेंट मैटर्स, हर हर पोजीशन के बारे में डिटेल में, उनके क्या क्या काम है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। सो इट प्रोवाइड्स रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो भी है, डिसीजंस एंड प्रोसीजर। देयर विल बी नो कंफ्यूजन अबाउट अथॉरिटी क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। इतना समझ आ गया? तो क्या क्या कंटेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल के अंदर? वैसे तो मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बता ही दिया है, अभी मैं तुम्हें थोड़ा और बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल बना रहे हो तो द मैनुअल शुड कंटेन द फॉलोइंग डेटा। जैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से होने चाहिए, टू अरेंज फंक्शन सो दैट पर्सनल कैन परफॉर्म देयर जॉब मोस्ट इफेक्टिवली। लाइक इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करो कि पर्सनल अपने अपने काम को इफेक्टिवली करे, सो दैट वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आते हैं क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। पहले तो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी की ये बताओ। द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से होने चाहिए। ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि अगर कंपनी के गोल्स को अचीव करना है तो कौन कौन से स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टैंडर्ड मेथड्स कंपनी को रिक्वायर है सच दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। तो मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करती है, मैनेजर नॉट मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है मैनेजर से, कौन से मेथड्स वो यूज करे सो दैट द कंपनी विल स्टैंड आउट, ये सारी चीजें। ठीक है, रिपोर्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की। इफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टैंड बी मेंटेन, देयर शुड बी क्लियर चैनल्स फॉर रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। तो यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल इज कंप्लीट काइंड ऑफ बुक जहाँ पर सब कुछ होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या गोल्स है कंपनी के, कैसे कैसे हम उनको अचीव करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन से लेवल पे कौन से सुपरविजन होना चाहिए। एंड रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर न्यूज होनी चाहिए कि ये चेंजेस हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल मैनुअल कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि एंटरप्राइज का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे एंटरप्राइज की लोकेशन क्या है। देन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होगा कि कौन सी जॉब्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। एंड देन प्रोसीजर होगा। तो इस तरीके से जब बनाते हैं इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, पॉलिसी मैनुअल स्टेट्स द पॉलिसी ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज, इट डिस्क्राइब द ओवरऑल लिमिटेशंस विद इन विच एक्टिविटीज आर टू टेक प्लेस। ऑपरेशन मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऑपरेशनल मैनुअल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉय जो है वो काम करेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है, ऑपरेशन मैनुअल, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म होने वाले हैं। पॉलिसी मैनुअल्स हमें बताती है पॉलिसीज क्या क्या है हमारी इंटरप्राइज की। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स बताती है अथॉरिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरीके से काम डिवाइड होगा, सब डिवाइड होगा। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल्स, अलग मैनुअल्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के रूल्स बताएंगे, रेगुलेशंस बताएंगे, क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन क्या हमें पता करना है उसकी अलग अलग मैनुअल्स होती हैं। तो कुछ मैनुअल्स मैंने बता दी, ये एडवांटेजेस वगैरह यू कैन स्टडी, आल्सो यू कैन स्टडी ड्रॉबैक्स। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटेशन। तो अभी हमने पढ़ा था
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक चीजें। अब हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। ओके, एंड आई थिंक बहुत थोड़ा सा बचा है, सो वी कैन कंप्लीट इट। ओके, तो अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटशिप। Departmentship or departmentalization is the process of grouping the activities of an enterprise into several units for the purpose of administration at all levels. तो डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मानो एक कंपनी है, तो कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर हम इस तरीके से ग्रुप करते हैं कि इस वाले डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है एंड इस वाले डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहा है कि कहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहा है, उसी को हम डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर ये वाला डिपार्टमेंट है तो कैसे काम हो रहा है। हर डिपार्टमेंट का एक टॉप मैनेजर होगा, फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इस तरीके से एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। तो डिपार्टमेंटेशन कैन प्रोवाइड अ नेसेसरी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन तो हो ही रही है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो रहा है, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। इट कैन सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ मैनेजमेंट विद इन अ वर्केबल स्पैन, ठीक है। क्या टास्क हो रहे हैं, or it also provides a basis on which the top manager can coordinate and control the activity of the departmental unit। तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड का काम हो रहा है, तो जो भी टॉप मैनेजर होगा वो पूरे डिपार्टमेंट वाइज ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यही सब होता है। तो अकॉर्डिंग टू एल एलन, डिपार्टमेंटेशन इज द मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। सिंपल सा मतलब डिपार्टमेंटेशन मतलब हो गया कि डिवाइड करना। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बेसिक नीड डिपार्टमेंटेशन की ये थी कि हम ना डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे सो दैट इट इज इजी टू मैनेज, ठीक है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाती है हर छोटी छोटी एरियाज में। मतलब जैसे एक प्रिंसिपल अकेले पूरे स्कूल को हैंडल नहीं कर सकता है ना, तो प्रिंसिपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाता है कि ये एडमिशन सेल है, यहाँ पर बच्चों के एडमिशन्स होंगे, ये लिस्ट निकलेगी, वो सब काम प्रिंसिपल का थोड़ी होता है। गार्ड का अलग काम हो गया, माली का अलग काम हो गया, डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि अकेला प्रिंसिपल कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट में काम होंगे तो अपने अपने एक्टिविटीज वो अपना अपना अकॉर्डिंग मैनेज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ पर्सनल इनटू डिपार्टमेंट्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सपेंड एन एंटरप्राइज टू एन एक्सटेंट। इतना समझ आ गया। तो डिपार्टमेंटेशन नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो क्यों जरूरी है डिपार्टमेंटेशन, सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन हो ही रही है, ये बेनिफिट्स आ रहे हैं स्पेशलाइजेशन वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, देखो क्या होता है कि जब भी डिपार्टमेंट क्रिएट होता है उनके अंदर थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आ जाता है। जो मैनेजर होता है वो इंचार्ज है किसी भी डिपार्टमेंट का, लेकिन जो भी मैनेजर अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, मतलब एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अब इस वाले डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। तो इस तरीके से जब हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो ऑटोनॉमी की फीलिंग आ रही है। ये सारी चीजें ये सब तुम पढ़ सकते हो आराम से, ये सब गिवन है नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंट्स तो डिवाइड हो रहे हैं पर अलग अलग तरीके से। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो रहा है कि यहाँ पर जो काम है, मतलब डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पे बनते हैं, एक्टिविटीज के बेसिस पे ही बनते हैं। यहाँ पर आ गया कि यह मार्केटिंग है ना, एक डिपार्टमेंट बना दिया मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एक काम हो रहा है रिसर्च का, और एक हो रहा है एडवर्टाइजिंग का, और एक होता है सेल्स का। तो उसके अलग डिपार्टमेंट बना दिए। फिर मार्केटिंग में भी ये न्यूज़पेपर की मार्केटिंग करेगा, मतलब ये न्यूज़पेपर रिसर्च करेगा, ये मैगजीन रिसर्च करेगा, या फिर एडवर्टाइजिंग में ये ऑडियो पे एडवर्टाइज करेगा, ये टीवी पे करेगा। सो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है फंक्शंस, फंक्शंस के अकॉर्डिंग सब फंक्शंस बनाए, देन सब फंक्शंस बना के डिवाइड करा। सो दिस इज डिपार्टमेंट बाय फंक्शंस। These enterprises may be divided into departments on the basis of functions, जैसे production, purchasing, sales, financing, personnel, etc. This is the most popular basis of departmentation, and it is and if necessary a major function we can divide it into sub functions, okay।
क्लियर। तो यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, डिसएडवांटेज दे रखे हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पीडीएफ, यू कैन रीड इट आउट। ओके, अगला होता है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स। हमने ये इसका प्रोडक्ट्स वाली अलग से चीज पढ़ी थी कि एक कंपनी है, कंपनी में ये चीज इधर बन रही है, ये चीज इधर बन रही है, ये चीज इधर बन रही है, तो उसी अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। कोई कंपनी है, यहाँ पर मेटल का काम हो रहा है ना, अलग अलग काम हो रहा है, कंपनी में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड कर देना कि मेटल वाला काम इस डिपार्टमेंट में होगा, ये वाला काम इस डिपार्टमेंट में होगा, प्लास्टिक का काम इस डिपार्टमेंट होगा, ऐसा प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना इज डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखो, many large companies are diversifying in different fields and they prefer product departmentation। क्या होता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन? जैसे एक बिग कंपनी है, बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक, केमिकल एंड मेटल, तो उन्होंने प्रोडक्शंस को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि ये वाला प्लास्टिक का काम है, ठीक है, ये प्लास्टिक में सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, पर्सनल एक्टिविटीज, फिर केमिकल्स में होगा। तो यहाँ पर डिविजन्स कैसे हुई हैं? प्रोडक्ट के, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो होंगे उनका प्रोडक्शन अलग से होगा, सेल्स, फाइनेंस, पर्सनल, केमिकल्स का डिवीजन अलग से हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल ऑफ डिपार्टमेंटेशन आ रहा है, दीज आर कॉजेस, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, देन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इज गिवन। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी। टेरिटरी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जहां पर हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। मानो एक कंपनी है जिसके अलग अलग सब ब्रांचेस है, अब उन सब ब्रांचेस के अलग अलग मतलब, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ, इट इज नॉट अबाउट एक कंपनी है जिसके बहुत सारे सब ब्रांचेस है। तुम एक ऐसे एग्जांपल ले लो, एक कंपनी है जो वर्क करती है, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक्स। तो देखो, बैंक्स तो हर जगह होता है ना, बैंक्स हर जगह होता है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट जैसे हो गया कि कुछ भी इट इज रिलेटेड टू कस्टमर केयर, एक डिपार्टमेंट है जो कस्टमर्स की बात सुन रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि उसके पास हर तरीके से कस्टमर आ सकता है। कस्टमर केयर पे बैंक का कोई कस्टमर केयर का कस्टमर तमिलनाडु से कॉल कर रहा है, वो तमिल से बात कर रहा है, अब कस्टमर को पता तो नहीं होगा कि वो तमिल से बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हम रीजन वाइज भी वो कर सकते हैं कि यहाँ की सारी क्वेरीज जो है, जो नॉर्थन रीजन से क्वेरीज आ रही है, उनके लिए नॉर्थन रीजन वाला डिपार्टमेंट, जो वेस्टर्न साइड से क्वेरीज आ रही है वो वेस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट में चली गई। सो इस तरीके से जब डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी। तो टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन स्पेशली यूजफुल टू लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, है ना, whose activities are widely डिस्प्रेस, जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई। इट इज ऑब्वियस नॉट पॉसिबल फॉर वन फंक्शनल मैनेजर टू मैनेज एफिशिएंटली सच वाइडली स्प्रेड एक्टिविटीज, दिस मेक्स इट नेसेसरी टू अपॉइंट रीजनल मैनेजर्स। इतना समझ आ गया? ओके, हेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर रिटर्न। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट जो होता है वो बनता है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर कैसा आ रहा है उनके पास, है ना। जैसे क्या होता है, एक लार्ज क्लोथ स्टोर देखो, तो क्लोथ स्टोर में कभी कभार अलग अलग चीजें होती है, होलसेल हो रहा होता है, कुछ लोग आते हैं रिटर्न करने आते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब कौन सा वाला इंसान कौन से उस पे जाएगा, उस बेसिस पे कस्टमर्स होते हैं। जैसे अगर तुम एक क्लोथिंग शॉप पे जाओ, तो क्लोथिंग शॉप पे किड क्लोथिंग सेक्शन हो गया, मेन क्लोथिंग सेक्शन हो गया, वुमेन क्लोथिंग सेक्शन हो गया, तो जितनी औरतें वो वुमेन क्लोथिंग सेक्शन में जाएंगी, मेन मेन क्लोथिंग सेक्शन में जाएंगे, किड्स किड्स क्लोथिंग सेक्शन में जाएंगे। फिर ग्रोसरीज के अलग हो गए, सुपर मार्केट में चले जाओ तो ग्रोसरी का अलग हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उन पर कैसे कस्टमर्स आने वाले हैं। इस वाले कस्टमर का काम है तो ये वाला कस्टमर इधर जाए, है ना। जैसे यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल, इनका कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। तो अगर होलसेल का काम है वो मार्केटिंग वाले के पास जाएगा, एक्सपोर्ट करवाने कुछ मार्केटिंग के पास जाएगा। सो ऐसा करके हम सब डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, समटाइम्स क्लोथ्स के टाइम पे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर क्या आ रहा है उनके पास। ओके, नाउ हमारे पास डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट। प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, इक्विपमेंट क्या यूज हो रहा है, इस अकॉर्डिंग भी हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड करते हैं। सपोज एक कंपनी है
टेक्सटाइल कंपनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वीविंग का काम इधर हो रहा है, क्लोथ्स डाइंग का काम इधर हो रहा है, ठीक है, पैकिंग का काम इधर हो रहा है। तो ये वाला पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया, जहां पर क्लोथ्स की डाइंग, क्लोथ्स को कलर करा जा रहा है, वो वाला पूरा ही एक डिपार्टमेंट अलग से हो गया। कॉज प्रोसेस अलग है ना, डाइंग का प्रोसेस अलग है, बनाने का अलग है। तो प्रोसेसेस के बेसिस पे जब डिवाइड होगा कि ये वाले काम है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लेवल सेम होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉज ऑफ हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन करना है, तो डिपार्टमेंटेशन हो गई गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग। तो गिनिंग के अंदर गिनिंग होगी, स्पिनिंग के अंदर सारे क्लोथ स्पिन हो गए, वीविंग के अंदर बुनाई हो रही है, डाइंग के अंदर कपड़े कलर हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं ताकि पता चले इस वाले डिपार्टमेंट में ये प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज अवर, we can say this is our 1 second, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंटेशन देखे कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। और भी है जैसे डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम एंड नंबर, कितना टाइम लग रहा है किसी चीज को करने में, ठीक है। जैसे सपोज एक कंपनी है कुछ, जहां पर एक मॉर्निंग शिफ्ट हो रही है, एक नाइट शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट वाले इतने से इतना टाइम तक कर रहे हैं काम, और डे शिफ्ट वाले इतना से इतना टाइम तक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब टाइमिंग पे डिपेंड करती है तो डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम्स एंड नंबर्स। अब ये जो डिपार्टमेंटेशन है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। डिपार्टमेंटेशन में सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है ना, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है उसी को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, ग्रुपिंग हो रही है स्पेशलाइजेशन बोलता है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन डिपार्टमेंटेशन का मतलब हो गया कि सबसे पहले जब भी हम डिपार्टमेंटेशन करें, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन परफॉर्म हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, तभी तो सेंस बन रहा है डिपार्टमेंटेशन का। वरना डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया और कंपनी में काम ही नहीं हो रहा तो मतलब क्या हो गया। सो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोग आपस में ग्रुप हुए हैं, आपस में लोगों को अपना कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, डिपार्टमेंटेशन शुड बी सच दैट इट फैसिलिटेट्स द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड अडॉप्शन ऑफ टाइमली करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि वो अपने परफॉर्मेंसेस को भी मेजर करती रहे, और क्या क्या उनको एक्टिविटीज करनी है, ये सारी चीजें अपने एम्प्लॉयज का रिजल्ट ये सब भी देखे, ठीक है। सबको अटेंशन दे, काम को अच्छे से कंट्रीब्यूट करे सच दैट वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही है जैसे कि प्लान करना कुछ या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस इन विच एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और वी कैन से सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू बी अ प्रोसेस वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि डिसीजन मेकिंग, अब मैं बोल रही हूँ एक कंपनी है, अब कंपनी के रिलेटेड इतने सारे डिसीजंस होते हैं कंपनी में करने के लिए कि इसको ये शेयर दे दिए, इसको ये कर लिया, ये कर लिया, इतने सारे डिसीजंस होते हैं कंपनी में। अब ये सारे डिसीजंस हर कोई तो नहीं लेता, हर कोई एम्प्लॉय तो नहीं लेता, देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल हु कैन डिसाइड, है ना। डिसीजंस कुछ फ्यू हैंड्स में होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पर कंसंट्रेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, कुछ हाथों में डिसीजंस होते हैं, ठीक है। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड एक्शंस एट द लोअर लेवल, all subject and actions at the lower level are subject to the approval of top management। तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर लेवल का कोई भी अगर लोअर लेवल वाला कोई डिसीजन ले रहा है तो टॉप मैनेजमेंट से दे शुड बी अप्रूव फर्स्ट, ठीक है, कि ये डिसीजन कर लो। तो सेंट्रलाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रलाइजेशन अलाउज द वन हैंड एंड यूनिफाइड डिसीजन फ्रॉम द सेंटर, on the other hand limits the autonomy of organizational units and may reduce flexibility of the decision। So centralization may concern all decisions and powers or may be centralized only selected managerial functions। देखो ये समझ आ गया। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
क्या होता है कि डिसीजंस ना अलग अलग तरीके से होता है, कभी कभार लोअर लेवल वाले लोग ही डिसीजंस ले रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन अलग अलग तरीके से होती है, वो मैं अभी बताऊंगी। बट द थिंग इज कि जो बेसिक सेंट्रलाइजेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में टू द लोअर लेवल मैनेजर्स। लाइक लोअर लेवल में सबको नहीं पता होता, मैनेजर्स को पता होता है, और लोअर लोअर लेवल मैनेजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इस वजह से ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस या फिर डिसीजंस को बोलना बहुत टाइम लगा देता है डिसीजंस को लेना, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोअर लेवल के मैनेजर से टॉक बातचीत कर रहा है, एंड उसके बाद ये किसी डिसीजन पर पहुंच रहा है। सो दिस इज योर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। In small organization, the owner or the top management is responsible for making all the business decisions solely. अब यहाँ पर क्या है, अगर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही लीडर है या कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो यहाँ पर डिसीजन ज्यादातर एक ही इंसान करता है। तो इट इज नॉट नीडेड कि तुम एक पूरा ग्रुप बना लो लोगों का बिकॉज ऑफ सम स्मॉल डिसीजंस। तो वहां पर एक इंसान डिसीजन कर रहा है ना। अब कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जिनसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसे है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, नॉट लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, नेचर ऑफ टास्क, डेलीगेशन एबिलिटी, डेलीगेशन हमने पढ़ा है अभी, एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, इन सारी चीजों से भी हमारा डिपेंड करता है सेंट्रलाइजेशन किस तरह का होगा। तो देखो, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली अ सोल proprietorship or partnership entity with less number of employees to be managed, it can have a centralized system. अगर बहुत कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और पार्टनरशिप वाला सीन है तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकता है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, अगर छोटे लोग हैं तो इतना जरूरत है नहीं सेंट्रलाइज सिस्टम की, है ना, एक इंसान डिसीजन ले लेगा। वरना अगर बड़ा साइज है तो सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत है। नेचर ऑफ टास्क, द ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन बिजनेस ऑपरेशन विच डज नॉट रिक्वायर मच एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन कैन बी मैनेज थ्रू सेंट्रलाइजेशन। देखो, कभी कभार ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल मैनेजर है जो अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे टाइम्स पे सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। डेलीगेशन एबिलिटी, मतलब कि अगर एक मैनेजर है वो किसी और को अपनी जगह काम दे रहा है ना, यही था डेलीगेशन का मतलब। सो द कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन देयर हैंड इज अनदर फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है उससे भी डिपेंड करता है कि हमें सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर करना है या सेंट्रलाइजेशन नहीं करनी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्लॉयज इतने कम स्किल वाले होता है, ठीक है, इतने एफिशिएंट नहीं होते कि जरूरत होती है सेंट्रलाइजेशन की कि डिसीजन लिए जाए। अगर एम्प्लॉयज बहुत एफिशिएंट है तो लोअर लेवल पे वो इंडिविजुअली डिसीजंस भी ले सकता है। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन दोनों इक्वली क्रूशियल है किसी भी बिजनेस के लिए। सेंट्रलाइजेशन कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बेटर कमांड, इनहेंस वर्क क्वालिटी। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सबऑर्डिनेट्स है, वो, देखो जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर आंसरेबल डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं आ रहा। सो अगर ऐसा कुछ है कि सबऑर्डिनेट्स ने कुछ गलती की तो टॉप मैनेजमेंट्स आके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपना काम और अच्छे से करेंगे, ठीक है, ताकि मौका ना मिले कुछ ऐसा, ठीक है। विजन पे ज्यादा फोकस होता है। सो ये सारी हमारी एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस विल बी क्या विल बी अपोजिट। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या होती है सेंट्रलाइजेशन की, देखो सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे मैनेजर से भी बात कर रहे हैं, तो स्लो डाउन हो रहा है ऑपरेशन, डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। ऑल्सो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, टॉप लेवल के लोग, और यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास मैनेजर और सबऑर्डिनेट आ रहा है, उनके बीच में स्पेशलाइजेशन तो नहीं हो पा रही। सो ये सारी चीज होती है। उसके बाद ये सारे फैक्टर्स है, ओवर बर्डन आ जाता है टॉप मैनेजमेंट वालों पे कि इतने सारे अगर डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे अलग अलग लोग या हर उसके मैनेजर से बात करें, तो ज्यादातर देखो क्या होता है कि डिसीजन टॉप टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों को, मतलब टॉप लीडर्स को लेना है जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर है।
टॉप मोस्ट लेवल पे है, उन्हीं को सारे डिसीजंस लेना है, तो समटाइम्स उनके ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है कि वो सब अच्छा करे। ओके, तो ये तो हो गया सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ दैट। तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजंस नहीं होते? होते हैं। तो ये होता क्या है? तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि लोअर लेवल के लोग डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन वो अथॉरिटीज को बता रहे हैं, और मेन काम लोअर लेवल मैनेजर्स का है। So lower level managers are given decision making authority and the power to run their own departments. अलग अलग लोगों पर एबिलिटी है कि अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रन कर पाए। सेंट्रलाइजेशन में एक टॉप इंसान होगा जो लोअर लेवल वालों से कम्युनिकेट कर रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल वाले लोग टॉप वाले को अपना डिसीजन डायरेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? टॉप मोस्ट वाले पे स्ट्रेस नहीं आता, ये सारी चीजें होती है। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? लोअर लेवल मैनेजर्स आर गिवन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल के लोगों को दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू टायर सिस्टमेटिक इफेक्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल पावर, लोएस्ट लेवल वाली अथॉरिटीज को दे दिया। सो ये सब हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब हर डिपार्टमेंट में दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस, तो रैपिड डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि लोग ना ज्यादा, जैसे ये वाला डिपार्टमेंट है, अब इस डिपार्टमेंट में है कि सारा डिसीजन इन्हीं को करना है, तो इन पे वो वाली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सब हमको करना है, तो वी नीड टू परफॉर्म गुड। तो इस तरीके से चीजें होती है, तो ग्रोथ आती है, ठीक है। इंडिपेंडेंसी की वजह से द डिपार्टमेंट वांट्स टू ग्रो। Decentralization also allows the head of the department to work independently. The independent then help the department to grow. Have a healthy competition between other departments. Ultimately, the competition will lead to an environment and enhancement in productivity. Higher control. So ये सारी चीजें। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इट चेंजेस द होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉटम टू टॉप हो रहा है, बॉटम में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। डिसेंट्रलाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन करना क्या है? पहले तो इफेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन। द मैनेजर एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब जो डायरेक्ट टॉप मैनेजर्स होते हैं वो हर किसी को नहीं देख सकते, तो यहाँ पर इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स में लोग होते हैं सुपरविजन के लिए, जो डायरेक्ट लोगों को देखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें। फ्लेक्सिबल होता है। Decentralization leads to flexibility in business operation. It also provides authority to the managers to handle unexpected situations independently. ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़े, ठीक है। पहले तो उनको लगेगा कि हमें क्या है, हम थोड़ी डिसीजंस ले रहे हैं, बट अगर दे आर इंडिपेंडेंट कि तुम्हारा वाला जो डिसीजन है वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है, तो दे विल ट्राई टू थिंक मोर फॉर द कंपनीज ग्रोथ। इट क्रिएट्स सेल्फ डिपेंडेंट मैनेजर्स, dependent managers and drive them to enhance their performance. Take the initiative and develop a problem solving attitude. Prompt decision making. There are times when the managers have to take immediate and unplanned decisions at operational levels. So it is only possible in decentralized organization. देखो, एक main objective क्या है? Sometimes we really need to take a quick decision in our life, right? A very quick decision. अब अगर मैं बात करूँ सेंट्रलाइजेशन की, तो टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर हर किसी के मैनेजर्स हैं। अब क्विक डिसीजन में तुम बात कर रहे हो, फिर कोई कंक्लूजन पहुंच रहा है, लोग एग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तुम क्विक डिसीजन कैसे लोगे? तो क्विक डिसीजंस के टाइम पे, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सेंट्रलाइज डिसीजन आर द बेस्ट, क्योंकि इंडिविजुअल था, सोचा 2 मिनट के अंदर फटाफट डिसीजन सुना दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों पर इतना बर्डन भी नहीं पड़ा। तो ये सारे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस वजह से वी कैन गो टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉलो नहीं हो रही और कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक था हमारा यूनिट 3। तो अब देखो, ऊपर ऊपर से मैंने तुम्हें सारा सिलेबस करवा दिया है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है एंड कुछ चीजें हैं जो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो उन नोट्स में कवर नहीं हुए, सो आई मेक इंडिविजुअल नोट्स ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ आ गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हमें क्लैरिटी मिले, है ना, काम अच्छे से डिवाइड हो पाए, यही सब चीज है।
और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट हो, ये सारी चीजें। डेलीगेशन मैंने तुम्हें बता दिया था, डेलीगेशन क्या होता है। एक सेकेंड, ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा नीचे, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन समझा दिया। अब अथॉरिटी का मतलब तुम्हें पता है ना। अथॉरिटी मतलब होता है जो पोजीशन से आ रही है, फॉर्मल राइट्स। पावर का मतलब क्या होता है, देखो, अथॉरिटी और पावर। सो अथॉरिटी इज द फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस। कोई पोजीशन पे कोई इंसान है तो वो उसकी अथॉरिटी है, कम्स फ्रॉम अ फॉर्मल पोजीशन और रोल, और हमेशा ऑफिशियल और लेजिटिमेट होती है। लेकिन पावर क्या होती है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। ठीक है, पावर का मतलब ये नहीं है कि यू हैव सम, लाइक पावर में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पोजीशन है तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, इसलिए लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। अब जो पावर होती है, दे कैन, दैट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अथॉरिटी फ्लो होती है डाउनवर्ड, कि सबसे टॉप पे लोग होंगे, देन उसके बॉटम लोग होंगे, उसके बॉटम लोग होंगे। लेकिन पावर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। तो ये वाली टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं बतानी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ था अथॉरिटी वर्सेस पावर बताओ। तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि यू हैव द राइट टू कमांड अदर्स, बट पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशंस में रिजिड स्ट्रक्चर होगा, है ना। एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, क्लियर होगा, और हायरार्कीज, लोगों का काम क्लियरली डिफाइन होगा, एकदम फिक्स होगा, है ना, चेंज नहीं हो सकता। जो इंसान जिसको जो रोल असाइन हुआ वो वही करेगा। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि कुछ टॉप लेवल के लोग होंगे एंड वही डिसीजंस लेंगे। हाई स्पेशलाइजेशंस होती है, बहुत स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। कम्युनिकेशन एकदम फॉर्मल होता है, क्लियर रूल्स होते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। ये हो गया मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एकदम रिजिड, जिसको जो काम दिया वही करेगा, टॉप लेवल के लोग ही डिसीजन लेंगे, स्पेशलाइजेशन हाई होंगी। तो क्लियर अथॉरिटी होती है, कंट्रोल रहता है, ये सारी चीजें। एंड एज वी नो कि सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग है तो स्लो डिसीजन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक होता है तो यू कैन शिफ्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, लेस फॉर्मल हायरार्की होती है, रूल्स फ्लूइड होते हैं। ठीक है, कोई अपने अकॉर्डिंग they can switch their rules sometimes when they want। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि डिसीजन किधर हो रहा है, लोअर लेवल्स पे हो रहा है। तो ये वाली चीज होती है। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, थोड़ा चिल सीन होता है, ऐसा मान लो। अडेप्टेबल प्रोसीजर होता है, कोई नई पॉलिसी आ गई, कुछ प्रोसेसेस आ गए, वो अडॉप्ट हो जाते हैं। लो स्पेशलाइजेशन होती है, एम्प्लॉयज में टेक ऑन अ वेराइटी ऑफ टास्क। तो यहाँ पर इनोवेशन क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस समझ आया क्या होता है, कि ऑर्गेनिक थोड़ा मोर चिल सीन है। ठीक है, ऐसे मानो। तो यहाँ पर जो मैकेनिस्टिक है वो थोड़ी रिजिड है, हायरार्कियल है, जबकि ऑर्गेनिक थोड़ी फ्लेक्सिबल सी है। यहाँ पर मैकेनिस्टिक में सेंट्रलाइज डिसीजन होता है, टॉप मैनेजमेंट लेती है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज डिसीजन होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन कैसा होता है, मैकेनिस्टिक में स्ट्रिक्ट है तो बहुत फॉर्मल डिसीजन होगा, ऑर्गेनिक में इनफॉर्मल होगा। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ पर थोड़ा जनरलाइज्ड हो जाता है। और मैकेनिस्टिक वाली थोड़ी ऐसी है कि हमेशा से चलती आ रही है, तो दे कैन नॉट अडॉप्ट चेंजेस। ठीक है, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट चेंजेस, तो बहुत स्लो होता है टू अडॉप्ट टू चेंज। पर ऑर्गेनिक, दे वांट एंड दे कैन इवन अडॉप्ट चेंजेस मोर फास्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन्स बताई थी। फंक्शनल होती है, डिविजनल होती है, मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स वाली में थोड़ी और क्लियर कर देती हूँ। मैट्रिक्स में बेसिकली डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एम्प्लॉय दो मैनेजर्स से रिपोर्ट करेंगे, फंक्शनल मैनेजर से भी करेंगे एंड प्रोजेक्ट मैनेजर से भी करेंगे। ठीक है, तो डुअल रिपोर्टिंग होती है मैट्रिक्स में। उसके बाद ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स हो जाती है। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर में होगा एंड देन सब उससे कांटेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हम आते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल वो डिजाइन और है, जैसे टीम बेस्ड स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है ना तुम्हें, वर्चुअली, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और टीम
जो कि साथ में काम कर रही है, ज्यादातर रिमोटली काम करते हैं, तो ये हो गया वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी फ्लूइड होती है, ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, हायरार्की एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कुछ बैरियर्स नहीं होते। बाउंड्री लेस है, कोई बाउंड्री नहीं है, आराम से अपना काम करो, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बाउंड्री शिफ्ट होती रहती है और ज्यादातर नेटवर्किंग पे फोकस होता है। एक होती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन फोकस होता है कि वो कंटिन्यूअसली खुद को इम्प्रूव करते रहे और नॉलेज को एक दूसरे तक शेयर करे। दिस इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेज करता है एक दूसरे एम्प्लॉयज को ताकि वो नई नई चीजें लर्न करे, अलग अलग एक्सपीरियंस से सीखे, चीजों को सीखे थ्रू देयर मिस्टेक्स। उसके बाद आता है कंटीजेंसी फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन्स। तो कंटीजेंसी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? ये कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस होते हैं दैट डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट। कंटीजेंसी फैक्टर का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, की कौन से फैक्टर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी डिजाइन को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे, उनको कंटिजेंसी फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, बाकी यू कैन रीड, मैं नोट्स भेजूंगी। देखो, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए मैकेनिस्टिक डिजाइन होना चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, है ना। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन बेसिकली टॉक इनफॉर्मली एंड फ्लूइड रोल्स, तो दिस इज ऑर्गेनिक डिजाइन, यू कैन फॉलो ऑर्गेनिक डिजाइन हेयर। ठीक है, सो ये सारी चीजें कि कौन सी डिजाइन फॉलो होगी, ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उनको कंटिजेंसी फैक्टर्स बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है डिजाइन? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही है, कल्चर क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बता दिया था, जहां पर कंटिन्यूअसली लोग लर्न करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कंटिन्यूअस लर्निंग, वहां पर लोग कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं काम। जैसे इंटर्नशिप्स में क्या होता है? लोगों को सिखाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दे हैव, दे आर ऑल्सो गिवन एडिशनल नॉलेज, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होती है, इनोवेशन होता है, लोग खुद से इनोवेट करते हैं, सिस्टम थिंकिंग होती है, एम्प्लॉयज का भी एम्पावरमेंट हो रहा है ना, एम्प्लॉय भी ग्रो कर रहा है, बस नई नई चीजें सीख रहे हैं, एंड फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पर की पर्पसेस तो यही होता है कि इनोवेशन एनहांस हो, लोग थोड़े चेंजेस ला सके, नई नई चीजें सीख सके, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो, कि इसने इतना लोगों के लिया, मैं इतना करूंगा, एंड उसके बाद ये कंपनी के ही एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट को बूस्ट करता है, और इसके साथ अगर एम्प्लॉय ग्रो होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अच्छी बनती रहेगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें, एंड लोग जितना सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी अच्छी होगी उनकी। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर that we can say why learning organizations are a good kind of organization. उसके बाद we can say formal and informal organization. I already covered that topic in our previous videos. Organizational charts भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स तो कवर हो ही गए हैं। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन ये सब भी कवर कर दिया है। सो इफ यू आर interested, you can read the notes from the description and I will share the link. Also, if you're still watching, don't forget to like the video, subscribe the channel and press the bell icon. All the very best for your future.